अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कैबिनेट डिवीज़न का जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल है, एक मेमोरेंडम उसने एक जारी किया है। उसमें क्या कहा गया है वो आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 4 सितंबर 2024 को कैबिनेट डिवीजन के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल ने एक मेमोरेंडम जारी किया है। अच्छा, ये अब इन्होंने जो है वो कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ NHS-R&C भी शामिल है, उन मिनिस्ट्रीज को ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो जारी किया है। और उसमें कहा गया है कि जो 27 अगस्त को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो अप्रूवल दी गई थी फेडरल गवर्नमेंट की राइट साइजिंग करने की फेज़ 1 की, उसका रेफरेंस दिया है और उसमें उन्होंने मिनिस्ट्रीज को कहा है कि 2 हफ्तों में इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो फाइनल करें, और उन 2 हफ्तों में से कुछ अरसा गुजर भी गया है। और इस मेमोरेंडम के लास्ट पैरे में कहा गया है कि राइट साइजिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो अगले हफ्ते के शुरू में ही, अवाइल में ही जो है वो होगी, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो फाइनल किया जाएगा ताकि वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो पेश किया जा सके। तो आइए मैं अब आपके साथ वो प्लान भी जो है वो मैं शेयर करता हूँ कि फेज़ 1 में क्या होने जा रहा है। तो फेज़ 1 में जो है ये देखें आपके सामने है कि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल जो है ये इसको जम किया जा रहा है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल में, और इसके साथ ही जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब को जम किया जा रहा है। और इस ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक जो इसका एनेक्चर है जो ये आपके सामने है, इसमें जो इनको जम करने के बाद जो काउंसिल तश्कील पाएगी उसका नाम होगा नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। तो ये काउंसिल जो है वो, ये दोनों काउंसिलें जम होके इसमें एक काउंसिल जो है वो बनने जा रही है। बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सी बात लग रही है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, लोगों के तासुरात देखे हैं, वो कहते हैं कि जी इसमें होम्योपैथी की शनाख्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और बहुत सारे तासुरात जो हैं वो उसमें आ रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है तो ये होकर रहेगा। ये चूँकि 2 काउंसिल्स थी पहले, 2 काउंसिलों में 21 मेंबर एक में थे, 22 मेंबर एक में थे। अब जाहिर है वो एक काउंसिल हो जाएगी, और इसमें उन्होंने कहा है कि ये दोनों काउंसिलें जब जम हो जाएंगी तो उसमें स्टाफ भी रैशनलाइज होगा, यानी स्टाफ को भी फिर ये दोनों काउंसिलों के स्टाफ में से भी स्टाफ को फारिग भी करेंगे। तो ये एक लम्हा फिक्रिया तो है, लेकिन अगर मजबूरन हमें इसके कबूल करना पड़ रहा है तो इसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा ख़राबी भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों काउंसिलों का एक्ट भी एक है और रूल्स भी जो हैं वो एक ही हैं। अच्छा, पिछले दिनों हमारे ज़राए ने बताया कि जो ऑलरेडी इस पे जो मीटिंग्स हो रही हैं, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और तिब की नुमाइंदगी भी उसमें मौजूद है, और जो फेडरल गवर्नमेंट में जो है मिनिस्ट्री ऑफ NHS-R&C में जो एक कमेटी एक्ट पर काम कर रही थी उसमें अमेंडमेंट्स के लिए, तो उसमें सुनने में ये आया था कि एक या तो 13 मेंबर्स की काउंसिल होगी और या फिर 17 मेंबर की काउंसिल होगी। और हमारे ज़राए ने ये भी बताया कि ये इसमें सिर्फ 3 मेंबर जो हैं वो होम्योपैथ या फिर तिब के जो हैं वो प्रपोज किए जा रहे हैं। इसमें वो 3 जो हैं वो होम्योपैथ भी हो सकते हैं और 3 जो हैं वो तबीब भी हो सकते हैं। तो ये कोई चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होने जा रही। देखें, हमारी तजवीज़ ये है कि बिल्कुल अगर आप इसको जम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें इसको, लेकिन इसमें जो अल्टरनेटिव होम्योपैथिक और तिब की नुमाइंदगी है वो इनके वॉल्यूम के हिसाब से, जितना वॉल्यूम होम्योपैथिक का है, जितना वॉल्यूम तिब का है, देखें उनके कॉलेजेस हैं, होम्योपैथी के मेरे ख्याल 140 के करीब कॉलेजेस हैं, तिब के उससे कम कॉलेजेस हैं। होम्योपैथिक के रजिस्टर्ड जो हैं वो 1.5-2 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से रिन्यूड जो हैं वो 50,000 से ज़ायद हैं। इसी तरह तिब के 60-70 हज़ार, 70-80 हज़ार जो हैं वो तबीब रजिस्टर्ड हैं, जबकि 20-22 हज़ार मेरे अंदाजे के मुताबिक, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 20-22 हज़ार से ज़्यादा उनके रिन्यूड जो लोग हैं। तो इस वॉल्यूम के प्रोपोर्शन से इनकी जो मेंबरशिप है
جو کونسل کے ممبران کی وہ ہونی چاہیے. اگر آپ 17 ممبر کی کونسل بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں میری تجویز یہ ہے کہ والیوم کے حساب سے 5 ممبر آپ ہومیوپیتھک سیکشن کو دے دیں اور 4 ممبر آپ طب سیکشن کو دے دیں, تو یہ 9 ممبر ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ 8 ممبرز جو ہیں وہ باقی بچیں گے. اس میں سے آپ جو ٹریڈیشنل میڈیسن, جو کمپلیمنٹری میڈیسن کے لوگ ہیں, جیسے آکوپنکچر ہو گیا اور چائنیز میڈیسن ہو گئیں یا اور دیگر جو کمپلیمنٹری میڈیسنز ہیں, ان کو نمائندگی دی جائے. اور جو گورنمنٹ کی نمائندگی ہے, جیسے پہلے ڈپٹی سیکرٹری بجٹ ہوتے تھے, تو اس میں اگر آپ ڈی جی ہیلتھ کو, کیونکہ یہ کونسل کا آپ ایک کونسل, بڑی کونسل جو ہے مارز وجود میں آ رہی ہے, تو ڈی جی ہیلتھ صاحب کو آپ اس کا ممبر بنا سکتے ہیں. لیکن جن کی کونسل بننے جا رہی ہے, نمائندگی ان لوگوں کی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. اب یہ نمائندگی کس طرح سے ہونے چاہیے, الیکشن کے ذریعے یا نامینیشن کے ذریعے؟ تو جیسا کہ جو ایکٹ میں امینڈمنٹس کے لیے کمیٹی بنی تھی اور اس کے جو ٹی او آرز تھے, اس کے ٹی او آرز میں ایک چیز تھی کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ جو ہیں اس میں نہ آئیں اور الیکشن کے طریقے سے اوائڈ کیا جائے. تو میں تو ذاتی طور پہ تو ان دونوں تجویزوں سے ایگری کرتا ہوں کہ ہومیوپیتھ اور جو اطباء رکھیں وہ آپ, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو, ایسے لوگوں کو نامینیٹ کیا جائے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ رکھتے ہوں. تو یہ جو تنظیمیں ہیں جو یہ بھاگ دوڑ کے جو ہے بھاگ رہی تھیں, بڑی دوڑ رہی تھیں, جو بہت سارے لوگ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جی گورنمنٹ کے بہت سارے لوگوں کو مل رہے تھے اور یہ ملنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی کونسلیں جو ہیں وہ نہیں بچا سکے. بہرحال اب انہیں چاہیے کہ یہ اس پر پہرا دیں جو کونسل بننے جا رہی ہے, اب یہ اس کی ممبرشپ جو ہے وہ اپروپریٹ ہونی چاہیے, اور جو ہومیوپیتھک, طب, کمپلیمنٹری میڈیسن, ان کے ہجوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ممبرشپ کا تناسب جو ہے وہ رکھنا چاہیے. تو اچھی امید رکھنی چاہیے. اگر ہم اس میں کونسل کو ایک فعال کونسل بنوانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو یہ شعبے جو ہے یہ کامیاب بھی ہوں گے اور یہ ترقی بھی کریں گے. لیکن اگر اس میں سے ہومیوپیتھس کو اور اطباء کو, جس طرح سے سننے میں آیا ہے کہ وہ 17 ممبر کی کونسل میں اگر 3 لوگ یہ لوگ ہوں گے جو ریلیونٹ لوگ ہیں, اگر صرف 3 ہوں گے تو پھر یہ جسٹیفائی نہیں کرتا, اور یہ ان دونوں شعبوں کے لیے اور کمپلیمنٹری میڈیسن کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.